let x be a set with exactly 5 elements and y be a set with exactly 7 elements. If alpha is the number of one function from x to y and beta is the number of onto function from y to x, then the value of 1 upon 5 factorial into beta minus alpha is. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ से पहले एक फंक्शन समझते हैं, हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ जो हम x टू y में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा x है, ये y है। अब x में मेरे पास में कितने एलिमेंट है, मुझे गिवन है कि x में मेरे पास में 5 एलिमेंट है, ठीक है। और y में मेरे पास में कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मुझे गिवन है इफ अल्फा इज द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम x टू y, तो मीन्स x का हर एलिमेंट y के जिस भी एलिमेंट से रिलेट करेगा, x का दूसरा एलिमेंट उस एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता। तो सारे जो हैं हमारे डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट करेंगे। तो अब 5 एलिमेंट्स यहाँ पे 1 1 के लिए यहाँ से 7 चॉइसेस हैं, कोई से भी 5 हम चूज कर लेते हैं। तो अल्फा के लिए 7 में से पहले मैंने कोई से भी 5 चॉइसेस चूज कर ली, 7C5। अब 5 तो चूज करिए, उन्हें 5 एलिमेंट्स से यहाँ पे जो डिफरेंट 5 एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेट कितने वेज में कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में। तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू। अब ये अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी था, बीटा की वैल्यू देखते हैं कैसे करेंगे। बीटा थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे समझते हैं यहाँ पे। बीटा में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, y2x एलिमेंट हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो y2x, तो y में हमारे पास में कितने एलिमेंट है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। x में कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास में, 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया y, ये हो गया x। तो यहां पे अगर आप देखेंगे हमसे पूछा है ऑन टू फंक्शन y2x में। सबसे पहली चीज तो यहाँ ऑन टू फंक्शन पूछा गया। ऑन टू फंक्शन का मीनिंग कि x के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कवर हुए होंगे, मींस x के हर एलिमेंट की y में प्री इमेज है। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, पहले टोटल फंक्शंस लिखेंगे। टोटल फंक्शन क्या होंगे, हर एक के लिए 5 चॉइसेस है, तो देखो 5 रेज़ टू पावर 7 माइनस। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ फंक्शन ऐसे हो जिनमें लेट्स से कि पहला एलिमेंट नहीं हो और केवल 4 ही एलिमेंट्स हो, तो वैसे कितने फंक्शन बन जाएंगे, हर एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस, 4 रेज़ टू पावर 7। अब वो एक एलिमेंट जो नहीं होगा उससे हम कितने वेज में चूज कर सकते हैं, 5C1 वेज में, ठीक है। फिर आएगा प्लस में। प्लस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमने 4 के लिए बात करी यहाँ पे, है ना। लेकिन अब इसमें हमारे वो वाले केस 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं जब हमने क्या करा होगा, ओनली 3 एलिमेंट में ही फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में 5 + 5C2 करेंगे, इंटू में आप 3 ही चॉइसेस होंगी, तो आएगा 3 रेज़ टू पावर 7। अब इन 3 में से वो वाला केस हमने अभी सेपरेट करना पड़ेगा, जब 2 में ही डिवाइड हो गया होगा तो आ जाएगा -5C3 2 रेज़ टू पावर 7, और फिर आएगा प्लस में 5C4, फिर क्या देगा इंटू हमारे पास में 1 रेज़ टू पावर 7। ये वैल्यू हमारे पास में पूरी सिंप्लीफाई होकर जाती है 3360 इंटू 5। ओके, तो बीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में इक्वल टू दिस। अब हमें वैल्यू बतानी है 1/5 फैक्टोरियल इंटू बीटा माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 3360 इंटू 5 अपॉन में आएगा यहाँ पे बीटा बाई 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा बाई 5 फैक्टोरियल। अल्फा क्या है हमारे पास में 7 फैक्टोरियल, 7C5 मीन्स इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, 7C5 की वैल्यू होती है 21 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपॉन में है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब ये वैल्यू क्या गई हमारे पास में, 3360 अपॉन 24 हो जाएगा, 3360 अपॉन 24 माइनस 21। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, यहाँ से आ गया 1, फिर आएगा 96, तो आ गया 140 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 119। So answer for this question is 119. Hello everyone. We have given two statements in this question, statement 1 and statement 2. Statement 1 says that P conjunction negation Q conjunction negation P conjunction Q is a policy. And the second statement says that P conditional Q biconditional negation Q conditional negation P is a tautology. So we will first look for the statement number 1. So we will make the truth table. So this is 1,
So this is the table, and we have to find out for the statement number 1, P, Q, and we need negation P and negation Q. Also we need P conjunction negation Q. We need negation P conjunction Q, and then we need finally P conjunction negation Q conjunction negation P conjunction Q. So for P and Q, there will be 4 possibilities. So this is true, this can be true, this is true, this can be false, this is false, this can be true, and this is false, this can be false. Now, negation P will be the complement of the P. So, T corresponding to T, we have opposite of T will be true, will be opposite of true is false, opposite of true will be false, this will be true, and this will be true. Similarly, negation of Q will be, this will be false, negation of false will be true, this will be false, and this will be true. Now, P conjunction negation Q means that this can be treated as intersection. That is, this will become true if and only if both the conditions are true, otherwise it will be false. So we will look at the condition T and the condition negation Q. So T, this is T and this is F, so the intersection will be false. This will be false. This is T, this is T, so this intersection will be true. So this is F, this is F, this will be again false, and intersection F with T will give again it will be false. So there is one condition only where it is true. And similarly, if we check for negation P conjunction Q, so negation P and this is conjunction Q. So this is T, this is F, so their intersection, that is the conjunction, will be false, and this is F, this is F, this will be F, this is T, this is T, so this is T, and this is F, this is T, this will make it false. So again, this is the only condition in which we have got a true. Now, we have to find out the conjunction of these two conditions. So we will look at these two columns. So this is F and F, so we will get here F, this is T and F, so we will get F, this is F and T, so we will again get F here, and this is also F. So we can see that this column has all the conditions false, so we can say that this is a fallacy. Fallacy means all the results that we have got are false. So statement number 1 is correct. Now we will look at the statement number 2. So let us make a separate column for this too. So this will be, so this is the table, and so this P, Q, negation P, negation Q, and the condition that we want, P conditional Q and negation Q conditional negation P. P conditional Q, negation Q, conditional negation P, and we want P conditional Q. This is biconditional with negation Q, conditional negation P. So this is true, 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 false, false, true, false, and false. This will be negation and this will be false, false, true, true, negation of P, negation of Q, false, true, false, true, true. Now this P conditional Q means that if this will be false if P is true but Q is false. In all the other cases this will be true. That is, if P is true and Q is false, then only it will be false. But if it is true and Q is also true, this will be true. If it is false, it is true, then it is also true. And it is false, then it is also false, then it will be again true. Now, this negation Q, conditional negation P. So, negation Q is true, then negation P should also be true.
So this is false and this is false, then it is also true. This is true, this is false, then it is false. That is the only condition in which it is false, when the first statement is true but the second statement is false. Now if this is false, this is true, this will be again true, and if this is true, this is true, then this will make it true. So we have obtained the condition. For the last condition we have P. We have to find out the conjunction, we have to find the biconditional for these two columns. So this is biconditional. So when both the statements are true, then we say the result will be true, and if both the statements are false, then the result will also be true. That means biconditional will be true if and only if both the statements are true or both the statements are false. If one of the statements is true and one is false, then it will be a false. So for P conditional Q, we have true and this is true. So both the statements are true, so this will be true. Again, both the statements are false, this will be true. Both the statements are true, this will be true, and both the statements are true, so this will be true. So we can say that all the statements that we have got are true. So statement number 2, which says that it is a tautology, it is also true. So we can say that statement 1 is true, statement 2 is true. But statement 2 is not a correct explanation for statement 1, because we can't explain the fallacy of this expression by the tautology of this expression. So we can say that option number B is correct. Thank you. क्वेश्चन में दिया हुआ है इन 2D आर स्क्वायर लेट √3 आयोटा प्लस जे आयोटा प्लस √3j एंड बीटा आयोटा प्लस 1 माइनस बीटा आयोटा रेस्पेक्टिवली विद द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है. सो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर्स बनाता हूँ तो मान लेते हैं ये इस तरह से है. ये मेरा यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 3 वेक्टर पॉइंट्स हैं. ठीक है. मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट में इस तरह से बनाता हूँ. दूसरा पॉइंट मेरा कैसे जाएगा, ऐसे. ठीक है. सो ये 2 पॉइंट्स हैं. इनके पोजीशन वेक्टर हैं एक्स वाई एंड जेड में. सो इफ द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द वाई सेक्टर ऑफ एक्वेट एंगल OX एंड OY इज √3/2 देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा. तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को ये देखना होगा कि आयोटा प्लस √3 अगर एक पॉइंट है तो उसकी मान लीजिए एक एक्स वेक्टर मेरा क्या दिया हुआ है. यहाँ पे अगर मैं OX की बात करूँ तो ये है √3 आयोटा प्लस जे √3i प्लस जे एंड OY वेक्टर इज आयोटा आई प्लस √3j कैप. ठीक है. एंड OZ वेक्टर क्या है, बीटा आई कैप प्लस 1 माइनस बीटा जे कैप. ठीक है. सो सबसे पहले मेरे को तो यहाँ पे ये देखना होगा कि ये वाला पॉइंट क्या है. मान लेते हैं ये मेरा x है. ठीक है. और ये मेरा y है. सो यहाँ पे ये x का पॉइंट ये क्या हो जाएगा, √3, 1. y के केस में क्या हो जाएगा, 1, √3. ठीक है. अगर मैं इसकी यहाँ पे दोनों का बाइसेक्टर OX और OY का बाइसेक्टर कैसे निकालूंगा, ये देखिए. इसकी स्लोप अगर मैं दिखा दूं तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, लाइन की स्लोप 1/√3. ठीक है. इक्वल टू tan थीटा. इसको m1 स्लोप मान लेते हैं. तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री. सिंपल. तो ये 30 डिग्री हो जाएगी. ठीक है. इसी तरह से उसकी अगर मैं ये m2 बात करता हूँ इसकी स्लोप, तो इसकी कैसे स्लोप आएगी, √3/1 इक्वल टू tan थीटा. ठीक है. तो थीटा यहाँ से कितना आएगा, 60 डिग्री. तो ये वाली स्लोप 60 डिग्री हो जाएगी. ठीक है. तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 45 डिग्री का. तो वाई सेक्टर जो होगा 45 के मिड से होके जाएगा ऐसे. ठीक है. सो यहाँ पे ये मेरा इस तरह से चला जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, सॉरी ये जो जाएगा मेरा ये 30 डिग्री दोनों के बीच का कितना होगा, 45 नहीं होगा, 30 डिग्री होगा. ठीक है. क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये 60 है. सो ये 30 डिग्री होगा. सिंपल. तो 30 डिग्री का आधा से अगर मिड पॉइंट से अगर मैं बनाता हूँ तो ये 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री. सो इसकी जो स्लोप आएगी ये कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री की. यानी ये वाली स्लोप बनेगी दैट इज इक्वल 30 प्लस 15 डिग्री
45 डिग्री। ठीक है, तो इसकी जो स्लोप होगी, जो एम होगी, वो tan 45 थीटा है और tan थीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ से जो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, बाई माइनस जीरो बराबर स्लोप 1 इंटू एक्स माइनस जीरो। सिंपल, तो बाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बाई इक्वल टू एक्स आ गई है बाइसेक्टर। और इन्होंने बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द इक्वेट एंगल। बाइसेक्टर से पॉइंट जो जेड है, जेड का पॉइंट मैं क्या मान लेता हूँ, जो पॉइंट जेड है बीटा कोमा 1 माइनस बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, सो बीटा कोमा 1 माइनस बीटा इस पॉइंट की इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो से डिस्टेंस देखनी। तो डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, बीटा माइनस 1 माइनस बीटा बाई अंडर रूट 2 का मोड। ठीक है, ये कितनी दे रखी है, 3 बाई रूट 2। सो ये कितना हो गया, 2 बीटा माइनस 1 बाई रूट 2 का मॉडुलस इक्वल टू 3 बाई रूट 2। ठीक है, सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। सो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इधर से, और इधर से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1। ठीक है, सो बीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई, 2 और -1। थैंक यू।